आज का जो चैप्टर है वो है आपका प्रायद्वीपीय और नदियाँ और हिमालय नदियों में अंतर। ठीक है, कल जो मैंने क्लास ख़त्म किया था मैंने बताया था आप लोगों को कि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो कैसे निकलती हैं, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, और उसमें मैंने बताया था कि कैसे बहती हैं, उसमें कौन कौन नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं, उनकी विशेषताओं चर्चा मैंने की थी। अब इसके बाद में अगला है प्रायद्वीपीय अपवातंत्र। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था आपको कि प्रायद्वीपीय नदियों में नदियाँ कहाँ गिरती हैं। तो कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, इन सब की चर्चा मैंने एक एक करके आपसे सब पूरी डिटेल में कर दी थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर क्या होता है। मैंने कल बताया था कि इसके आगे हम बात करेंगे, और ये अंतर जो होता है ये यूपीएससी में भी बहुत पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में भी पूछा जाता है, और यूपीएससी में तो मेंस में तो पूछा ही जाता है, लेकिन वहाँ के जीएस वाले मेंस में फर्स्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है बार बार कि हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या क्या अंतर है। तो क्या क्या अंतर है मैं एक एक करके सारी चर्चा में कर दूंगा। जैसे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हिमालय नदियाँ जो होती हैं उनमें और प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं उनमें बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। आप सबको पहले ही पता होगा कि जो हिमालय नदियाँ होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियाँ बहुत छोटी छोटी होती है क्योंकि वहाँ लैंड बहुत छोटा है तो छोटी होगी। लेकिन यहाँ पे गौर करना है जो बात सबसे पहली बात है, पहला अगर हम पहले अंतर की बात करें तो हिमालयी नदियां सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा वर्ष भर जल से पूर्ण होती हैं। सदा नीरा का मतलब होता है कि सदा नीरा हो गया कि साल भर सदाबहार नदियां होती हैं, साल भर ये बहती हैं। ठीक है ना, और इनमें पानी जो है कहाँ से मिलता है, ये पानी यहाँ पर ग्लेशियर से मिलता है। ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं हिमालय में। आपको पता होगा कि प्रायद्वीपीय पठार में कोई भी ग्लेशियर नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऊंचा नहीं है, बहुत नीचा पहाड़ियाँ हैं, इसलिए ग्लेशियर वहाँ नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हिमालय नदियाँ जो निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, तो ग्लेशियर से निकलती हैं और बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर का निर्माण करती हैं। ठीक है, इन नदियों में वर्ष में 2 बार जल की मात्रा में वृद्धि होती है। 2 बार जल की मात्रा में वृद्धि होती है यहाँ पे। क्यों 2 बार, कैसे? एक बार तो बर्फ के पिघलने से होती ही है, और दूसरा ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ के पिघलने के कारण, और दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय यहाँ के पानी के फ्लो की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाती है। इसीलिए हिमालय की नदियों में सदा नीरा होती हैं और वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है, हाँ गर्मी, जैसे इस समय गर्मी चल रही है, इस समय देखोगे नदी अगर आपके पास आज यूपी बिहार में अगर आप रहने वाले हैं तो देखिएगा नदी में पानी की मात्रा कम होगी, लेकिन पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी वहाँ पे। ठीक है, जैसे गंगा, यमुना, कोसी, ये सब सदा नीरा नदियां मानी जाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई डाउट मत इसमें रखना। तो आपको पता चल गया होगा कि अब देखिएगा, अब जैसे जून आएगा, जुलाई आएगा, तो यहाँ की नदियों में बाढ़ आ जाएगा। कोसी में, गंगा में क्यों बाढ़ आ जाएगा, क्योंकि पानी का फ्लो बढ़ गया, बहुत ज्यादा पानी भर गया। क्यों पानी भर गया, 2 स्रोत हो गया ना, यहाँ पर 2 स्रोत है यहाँ पे नदी, हिमालय नदियों के लिए 2 स्रोत हो गया पानी का। एक तो जो वर्षा जल, और दूसरा हिमनद पिघल ही रहा है लगातार, दोनों कारण हो गया। ठीक है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां ऋतुनिष्ठ होती हैं। ठीक है, यह केवल वर्षा जल पर निर्भर होने के कारण जो है वर्ष में केवल एक बार दक्षिण पश्चिम मानसून के समय ही जल स्तर में वृद्धि होती है इनकी। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा जो है, उसी समय इनमें जो है वर्षा का जल भरा होगा। यहाँ पे दक्षिण पूर्व लिख दिया गया, दक्षिण पश्चिम होगा ये। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय ही जलस्तर में वृद्धि होती है। बाकी ये पूरे साल ये क्या होती हैं, ये पूरे साल जो है इनका जलस्तर बहुत नीचा होता है, बहुत कम पानी होता है, और कभी कभी से सूख भी जाती हैं। ठीक है, पानी ही नहीं रहता बिल्कुल, पूरी नदी सूखी रहती है, और जैसे ही बरसात होती है फिर भर जाती है। ठीक है, इसके अलावा कावेरी, लेकिन तमिलनाडु की, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि तमिलनाडु की एक नदी है, वो नदी कौन सी है, तो वो नदी है आपकी ये क्या कहते हैं, कावेरी। कावेरी ही एक ऐसी नदी है जो 2 तरह से जल प्राप्त करती है। एक उत्तर पूर्वी मानसून से ठंड शीत ऋतु में, और एक जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है ग्रीष्म ऋतु में। तो दोनों में वर्षा प्राप्त करने के कारण यह नदी जो है सदा नीरा है। ठीक है, केवल कौन से, तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की जो दो तरफ से जल प्राप्त करती है, इसी कारण से यहाँ पर वर्षा का, यहाँ पर जो है जल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, बाकी और यहाँ पे कोई भी नदी जो है सदा नीरा नहीं रहती है, प्रायद्वीप की नदियाँ। तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है कि हिमालय में जो नदियाँ होती है उनके 2 स्रोत हैं, बर्फ, ग्लेशियर वही बर्फ का पिघलना, और दूसरा वर्षा जल। प्रायद्वीपीय नदियों का एक ही स्रोत है, वर्षा जल। तो जब पानी बरसेगा तभी जो है नदियों में पानी फ्लो रहेगा, नहीं तो फ्लो
कम हो जाएगा। ये पहला अंतर है। दूसरा, जो हिमालयी नदियां होती हैं वो जो द्रोणियां होती हैं, इनकी द्रोणियां विशाल होती हैं, जैसे गंगा द्रोणी। द्रोणी का मतलब होता है अपवाह तंत्र। तो हिमालय की जो नदियां निकलती है उनका अपवाह तंत्र बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा। जैसे आप देखिएगा गंगा का अपवाह तंत्र कितना बड़ा है, सिंधु का अपवाह तंत्र कितना बड़ा है, ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र कितना बड़ा है, ठीक है। और जबकि हम प्रायद्वीपीय नदियों की अगर द्रोणियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियों की द्रोणियां प्राय छोटी होती हैं, ये बहुत छोटी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की द्रोणियां बहुत छोटी होती हैं, जैसे नर्मदा और तापी, ठीक है। तो इनका द्रोणियां बहुत कम पाई, बहुत छोटी होती हैं और इनकी द्रोणियां बड़ी होती हैं। ये पहले दूसरा अंतर हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर हम तीसरे अंतर की बात करें तो तीसरा जो अंतर है, हिमालय नदियां प्रायः लंबी होती हैं, जिनका कारण स्रोत क्षेत्र तक समुद्र से दूर होना। पहला तो यही कारण है कि हिमालय से समुद्र बहुत दूर है और नदियां समुद्र में ही मिलती हैं। तो हिमालय से नदी दूर होने के कारण इनकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। अब आप सोचो कि जो नदियां हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से या नेपाल से निकलती हैं तो उनके लिए सागर क्या है, बहुत दूर है। वहां तक पहुंचते पहुंचते इनकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदियां तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि लैंड ही छोटा है तो छोटी होंगी ही, ठीक है ना। तो यहाँ की नदियां बड़ी होती हैं, यहाँ की नदियां छोटी होती हैं, ये अंतर हो गया। इसके अलावा जो हिमालय नदियां होती हैं वो किसी न किसी बड़ी नदी की सहायक नदी होती हैं, अतः सीधा समुद्र में कम गिरती हैं। जैसे यमुना कितनी बड़ी सहायक नदी है लेकिन आके गंगा में मिल गई। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा कितनी बड़ी नदी है लेकिन आके अंत में किससे मिलती है, पद्मा से मिल गई, ठीक है। सिंधु की सहायक नदियां कितनी हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, लेकिन अंत में सब किससे किससे मिलती हैं, सिंधु से मिल गई। तो ऐसा होता है, ठीक है। जबकि ये जो तीव्र प्रायद्वीपीय ढाल के कारण अधिकतर नदियां समुद्र में गिरती हैं, ठीक है। अधिकतर नदियां कहाँ गिरती हैं, समुद्र में गिरती है, क्योंकि इनका तीव्र ढाल है। तीव्र ढाल मतलब होता है ये ढाल बहुत तेज होना, ऐसे बहुत, ये पहाड़ है ऐसे बहुत तेज ढाल होना, उसी को तीव्र ढाल बोला जाता है, ठीक है। उसी को हम तीव्र ढाल बोलते हैं, ये उसी के बाद बता रहा है, ठीक है। अगला क्या है, अगला अंतर क्या है कि जो हिमालय नदियां होती हैं ये गहरी घाटी और गार्ज का निर्माण करती हैं, ठीक है, गार्ज का निर्माण करती हैं और बहती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियां कम गहरी होती हैं और उथली होती हैं। उथला मतलब गहरा, कम गहरा होना को उथला बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक शब्द आ गया कि गार्ज का निर्माण करती हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख के बीच में गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज कैसे बनता है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे ये दो पर्वत है, ठीक है, ये दो पर्वत है, बीच में नदी बह रही है यहाँ पे। अब नदी जब पहाड़ पे बहती है, मैंने कल ही बताया था आपको क्लास में कि बहुत युवा अवस्था में बहती है। तो युवा अवस्था में जब नदी बहती है तो आसपास के क्षेत्र को काटते हुए बहती है। तो वो क्या करती है, इधर उधर नहीं काट पाती है, तो नीचे की ओर काटती है, नीचे की ओर काटती हुई चली जाती है। तो नीचे की ओर जब काटती हुई चली जाती है तो ये क्या बन जाती है, आई आकार की घाटी, ठीक है। इंग्लिश का जो आई है, आई आकार घाटी बन गई, और यही घाटी बाद में क्या बन जाती है, बी आकार की घाटी में बदल जाती है। तो ई आकार की घाटी जो बनती है इसी को हम गार्ज बोलते हैं। तो गार्ज में ही नदियां बहती हैं, जैसे सिंधु, सतलज, लिख लेना कहीं पे कि कौन कौन सी नदियां हैं जो गार्ज में बहती है, मैंने बताया भी था, जैसे सिंधु, सतलज, कोसी, ब्रह्मपुत्रा, घाघरा, ठीक है। ये सारी नदियां जो है गार्ज का निर्माण करती हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बार बार, ठीक है। अब आप नेट पे सर्च कर लेना, आप लोग नेट पे सर्च करना कि गार्ज, तो आप गार्ज का वहां पे मैप मिल जाएगा, तो आप उसको देखोगे तो आपको एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा कि गार्ज होता कैसे है। वो देख करके, इमेज देख करके, ठीक है, वहां आपको पता चल जाएगा कितने गहरे गहरे गार्ज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नदियां यहाँ प्रायद्वीपीय भाग में बहती हैं वो उथली होती हैं और कम गहराई में बहती हैं, क्योंकि पानी ही नहीं होता वो काट सकें उसको, और नीचे चट्टान भी कठोर है। यहाँ चट्टान तो कठोर होती नहीं है, यहाँ चट्टान, पहाड़ पर्वतों की चट्टान कम कठोर होती है, पहाड़ चट्टान ज्यादा कठोर होती है, तो उसको कम काट पाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला अंतर क्या है कि जो हिमालयी नदियां होती है मैदानी भागों में लंबी दूरी तय करती हैं और नब्बे नौकायन योग्य होती हैं। नौकायन योग्य मतलब ये होता है कि नाव आव चलती हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन नौका गमन के अनुकूल नहीं होती है। नौका गमन अलग बात है और नौकायन अलग बात है। नाव का चलना अलग चीज है, नौका गमन मतलब होगा यातायात। तो यातायात नहीं होता है नौका गमन से। यहाँ पर हमारे यहाँ आपने सुना होगा, कभी किसी ने सुना है कि दिल्ली से हमें बिहार जाना है तो हम नाव पकड़ ले कोई,
यहाँ पर कहीं पे वो उसका बंदरगाह हो वहाँ से जाके, ऐसा नहीं है ना। हम ट्रेन पकड़ते हैं, हवाई जहाज़ पकड़ लेते हैं, या फिर हम जो है बस पकड़ लेते हैं, बस से जाते हैं। लेकिन अब कभी सुना है कि नाव से चले जाएं? ठीक है, नहीं सुना होगा ना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि नौका गमन नहीं हो पाता है। नौका गमन न होने का कारण यह है कि यहाँ की नदियों में अवसाद बहुत ज़्यादा होता है, और कहीं कहीं अवसाद इतना ज़्यादा होता है तो नदियाँ वहाँ पे वो नाव फंस जाएगी ना, नहीं चल पाएगी। इसी कारण से ये काम होता है। ठीक है, अब हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियों की, तो प्रायद्वीपीय नदियों में जलप्रपात रास्ते में जलप्रपात होता है। जैसे नदी यहाँ बह रही है प्रायद्वीपीय भाग में, अब प्रायद्वीपीय भाग में अगर नदी बहेगी तो वहाँ पर ऐसे बह रही है तो बीच में जलप्रपात आ गया, फिर आगे बढ़ी फिर जलप्रपात आ गया, फिर बढ़ी फिर जलप्रपात आ गया। अब पानी इसे गिर रहा है जलप्रपात में, अब इस पर नाव चलाएंगे तो यहाँ गिरेंगे, फिर चलाए फिर यहाँ गिरेंगे, फिर यहाँ तब तक तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे ना, तब तक तो हम परलोक चले गए। तो प्रायद्वीपीय नदियों में जलप्रपात जो बनता है, इस कारण से नौका गमन के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, जल की मात्रा घटते, और दूसरा कारण है जल की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। लेकिन जो डेल्टाई भाग होता है वहां पर नदियां मैदानों में बहती हैं, जैसे पूर्वी तटीय मैदान में, तो वहां पर नौकायन चलता है। 90 वहां पर नौकायन चलता है, वहां पर नौका योग्य होती हैं और छोटी छोटी नाव चलती हैं, वहां पे स्टीमर चलते हैं। ठीक है, ये सब वहाँ चलते हैं। तो याद रखना यहाँ पे नौकायन ये के लिए अनुकूल है, वो नौकायन के लिए अनुकूल नहीं होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये अंतर है। इसके अलावा जो मैदानी भागों से बहने वाली नदियाँ होती हैं के कारण भूभाग के भुरभुरे होने के कारण नदियाँ विसर्प आकार में बहती हैं। जो हिमालय नदियाँ निकलती हैं वो सब नदियों की विशेषता यही है कि ये सब नदियाँ जो है कैसे बहती हैं। तो ये सारी नदियाँ जो है सर्पिला विसर्प आकार में बहती हैं, जैसे सांप चलता है ऐसे बहती हैं, ऐसे। तो नदी क्यों ऐसे बहती हैं? अपना मार्ग परिवर्तन करती रहती हैं, मार्ग बदलती रहती हैं। ठीक है ना, मार्ग बदलती क्यों है? क्योंकि ये सारी मिट्टी भुरभुरी है, बिल्कुल मुलायम मिट्टी है। तो मुलायम मिट्टी को नदियाँ क्या करती हैं? काटते हुए आगे बढ़ती हैं। अब यहाँ नदी जैसे यहाँ बह रही है तो इसको यहाँ नदी पहुंची, तो अगर यहाँ ना जा करके यहाँ तटबंध तोड़ दिया, सीधे नदी आकर के इसमें मिलके बहने लगी, तो ये गोखुर झील बन गया। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हिमालय नदियां होती हैं वो विसर्प आकार में बहती हैं। अब विसर्प आकार में बहने का सबसे बड़ा कारण मैंने बता दिया कि वो कारण यही है कि ये भुरभुरी मिट्टी के क्षेत्र में होती हैं, जलोढ़ मृदा है तो काटते हुए चली जाती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय जो नदियां होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां ये कठोर चट्टानों के भूभाग से बहती हैं, और जब कठोर चट्टान से बहती हैं तो कठोर चट्टान क्या होती है कि वो मिट्टी को काटने नहीं देती है, नदियों को काटने नहीं देती है, इसलिए ये भ्रंश घाटियों में बहती हैं। ठीक है, भ्रंश घाटी क्या होती है? जैसे ये दो पर्वत है ये, ठीक है, दो पर्वत है, पर्वत के बीच में यहाँ नदी बह रही है, तो नदी क्या करती है? वो ऐसे चौड़ाई में काट देती है, ऐसे। ठीक है, अब चौड़ाई में कट गया। अब नदी जिस नदी को यहाँ बहना चाहिए था वो नदी कहाँ बहेगी? भ्रंश घाटी में। तो इस चौड़ाई में जो ऐसे ऐसे बन गया, इसी को हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी में नदियाँ कहाँ, कौन कौन नदियाँ बहती हैं? तो नदियाँ बहती हैं जैसे नर्मदा, तापी, दामोदर और महानदी। ये 4 नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना। जैसे नर्मदा है, तापी है, दामोदर है, महानदी है। तो ये 4 नदियां इंपॉर्टेंट है जो बहती हैं कहाँ? तो ये बहती हैं आपका की जो है भ्रंश घाटी में। अब भ्रंश घाटी में नदियां जब बहेंगी तो सीधी आकार में बहेंगी ना, क्योंकि इनको विसर्प आकार तो नहीं हो सकता है क्योंकि चट्टाने हैं, तो सीधी आकार में बहती है। तो देखो यहाँ लिखा भी है कि भ्रंश घाट नदी, जैसे नर्मदा तापी जो नदियां हैं भ्रंश घाटी में बहने के कारण क्या है? रेखीय प्रवाह विकसित करती हैं, ये रेखीय प्रवाह को विकसित करती हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो एक रेखा में बह रही हैं इसलिए रेखीय प्रवाह कहा जाता है उनको। ठीक है, इसके अलावा हिमालय नदियां, अगला क्या है कि हिमालय नदियां जो है प्रायः मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती है। जितनी भी नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा बनाती हैं लेकिन ज्वारदान मुख भी बनाती हैं। तो ज्वारदान मुख हिमालय नदियां नहीं बनाती हैं, वो कौन बनाती हैं? प्रायद्वीपीय नदियां बनाती हैं। और जो हिमालय नदियां होती हैं ये डेल्टा, बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि जो है प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं वो छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये भी एक बड़ा अंतर है।
ठीक है ना। इसके अलावा ये ज्वारदानमुख भी बनाती हैं। ज्वारदानमुख मैंने बता दिया था आपको कि नदी के जब नदी जैसे मान लो सीधी नदी है, इसमें ज्वार का पानी प्रवेश कर जाए तो इसी को बोल देते हैं क्या, ज्वारदानमुख बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी नदियां होती हैं, इनका गिरती ही है सीधे समुद्र में तिरछी होकर के, इसलिए और इनमें अवसाद की मात्रा भी कम होती है, इसीलिए ये डेल्टा नहीं बना पाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हिमालय का के बारे में, आपका नदियों के बारे में आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है चीज़ों को कि जो ये आपका चैप्टर है नदियाँ, ये नदियाँ आप लोग उसको पढ़ना, और जैसे मैंने अलग अलग बताया है, अलग अलग समझाया है, उसको उसी तरह से समझना जिससे आपको समझ में चीज़ें बराबर आ जाएं। ठीक है, इसका आपको PDF मिल जाएगा, इसका आपको वीडियो भी लिंक भी शेयर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ आप इसको देखते रहना, इसको वीडियो को सेव कर लेना। जब भी आपको कभी लगे कि हमें पढ़ना चाहिए और नदी हमें समझ नहीं आ रही है, तो चैप्टर खोल करके अपने मोबाइल में आपके रहेगा, तो आप वहाँ से उसको कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कहीं कोई दिक्कत होती है तो देन आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया हिमालय के बारे में, बता दिया पूरा, ये हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ बता दिया, दोनों सबका अंतर बता दिया, कौन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं, कौन किसकी सहायक नदियाँ हैं, मैंने सबकी लगभग मैंने सबकी चर्चा कर दी है। ठीक है, जिससे कहीं आपको कोई डाउट ना रहे। अब आपका काम क्या है कि नदियों को एक एक करके, नदियों को सबको मैप में देखना है और सबको पढ़ते जाना है।